तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यान कांगो आर्मी वो बहुत ही तेजी से शानलोंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, मगर वहां पर ग्रैंडपा लोंगशेन उनका रास्ता रोकने के लिए अपनी एक पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जिसे 18 पिक्चर ऑफ हेल कहा जाता है, जिसके जरिए वो वहां पर एक रियल हेल क्रिएट कर लेता है जहां पर बहुत बड़े बड़े फेस अपीयर होते हैं और वहां पर हर जगह इतना ज्यादा डरावना माहौल होता है कि यान कांगो आर्मी बुरी तरह से डर गई थी। और जिसके बाद यान कांगो को समझ में आ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये वही एंशिएंट टाइम का पेंटिंग मास्टर है जो कि अपने किंगडम का यंग मास्टर हुआ करता था, मगर जब उसके किंगडम को बर्बाद कर दिया गया तो वो इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि उसने फिर अपने ब्रश के साथ वहां पर 18 पिक्चर ऑफ हेल को क्रिएट कर दिया था। वो जनरल टियानसी से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए कहता है जिसके साथ वो उस 18 पिक्चर ऑफ हेल से अपनी पूरी आर्मी को बाहर निकाल लेता है, मगर वहां पर विलेज चीफ अपने लोगों से कहता है कि अब उन लोगों का रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें आने दो। अगले सीन में हमें दोबारा से एल्डर ली नुआन को दिखाया जाता है जो कि यान कांगो के पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूं कि हमारी आर्मी ने उस 18 पिक्चर ऑफ हेल को तोड़ दिया है, जिसके साथ हमारी आर्मी अब बाहर निकल चुकी है। ये सुनकर यान कांगो कहता है कि प्रिंस गार्ड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये बात बताई, मेरी टेंशन अब थोड़ी सी कम हो गई है। जिस पर ली नुआन कहता है कि मास्टर, आपको सर्व करना ही तो मेरी ड्यूटी है, बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि मैं अगर दाशु की उस गुफा के अंदर 200 साल तक फंसा ना होता तो शायद मैं आपको हर जगह ज्वाइन करता और हर लड़ाई में मैं आपका साथ देता। और वो यान कांगो से कहता है कि मुझे लगता है कि सामने मौजूद उन वॉरियर्स पर अगर आप खुद से अटैक करते तो शायद उन लोगों को अपने पेंटिंग स्किल्स शो करने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनकर यान कांगो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, मगर बदकिस्मती से मैंने उस पेंटिंग के अंदर एक स्वॉर्डमैनशिप को देखा है और मेरी स्वॉर्डमैनशिप भी उस स्वॉर्डमैनशिप का एक हिस्सा है। मैंने फील किया है कि उस पेंटिंग में वो अकेला बंदा नहीं था बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिनमें से एक ऐसा स्वॉर्ड मास्टर भी मौजूद है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि उसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड होगी कि जो खून की प्यासी होगी। उसकी स्वॉर्डमैनशिप मेरी ही स्वॉर्डमैनशिप की तरह एक अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप है। मैंने पिछले कई सौ साल तक स्वॉर्डमैनशिप को एनहेंस करने में लगा दिए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो शख्स जो कि मेरे सामने मौजूद है उसकी स्वॉर्डमैनशिप और मेरी स्वॉर्डमैनशिप एक लेवल की है या फिर नहीं। पता नहीं मैं उसके लेवल तक पहुंचा भी हूं या नहीं। ये सुनकर एल्डर ली नुआन कहता है कि मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उसके अंदर कोई और स्वॉर्ड मास्टर है? तो यान कांगो कहता है कि हाँ, वो शख्स उस पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ पर बात असल में विलेज चीफ की हो रही है जिसके पास एक अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप है। और इस तरफ यान कांगो कहता है कि अगर मुझे मौका मिला और मैं उस शहर में एंटर हो गया तो मुझे यकीन है कि मैं उस शख्स से जरूर मिलूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी मिलिट्री आर्मी को एक ऑर्डर पास करता है और उन लोगों से कहता है कि जल्दी से उस शहर की तरफ मार्च करना शुरू करो और फौरन से एक ऑर्डर पास करो और कहो कि हमें 3 लाख और सोल्जर्स की भी जरूरत है जो कि हमारे बैकअप में मौजूद होने चाहिए। ये कहने के बाद वो ऑर्डर फौरन से पास कर दिया जाता है और यान कांगो इंपीरियल सिटी तक ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें सूरज डूबने से पहले ही उस शहर में एंटर होना है। ये मैसेज दूसरी तरफ किन फायू तक भी पहुंच जाता है और उसे भी बता दिया जाता है कि यान कांगो आर्मी ने उस पेंटिंग पिक्चर को तोड़ दिया है, जिसके बाद वो आर्मी अब आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ वो लोग और भी लोगों को वहां पर बुलाने वाले हैं। जिसके बाद किन फायू वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सिटी में मौजूद उस डीमन को पकड़ने वाले हो, कहां है वो डीमन? तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? ये सुनते ही सिटी लॉर्ड कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे अभी तक नहीं पकड़ पाया हूं, पर मैंने और भी ज्यादा सोल्जर्स को भेजा है ताकि वो लोग उसे जल्द से जल्द पकड़ ले। ये बात सुनकर किन फायू को थोड़ा सा शक होने लगता है और वो कहता है कि इंपीरियल मास्टर ने 3 लाख नेवल फोर्सेस को भी इस जंग में इनवाइट कर दिया है। हम लोगों को जियानलोंग सिटी को फौरन से यान कांगो के लिए प्रिपेयर करना होगा। मैं नहीं चाहता कि उनके रास्ते में अब कोई भी रुकावट खड़ी हो। तो फिर सिटी लॉर्ड भी कहता है कि मेरा पूरा का पूरा सिटी ही तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मगर फिर वो दिली दिल में कहती है कि अच्छा, तो यान कांगो ने 3 लाख सोल्जर्स को इनवाइट किया है, इसका मतलब है कि 2 लाख के ऊपर 3 लाख सोल्जर्स और आने वाले हैं। अब समझ में आया कि विलेज चीफ ने मुझे किन फायू के साथ रहने के लिए क्यों कहा था। वो चाहते थे कि यान कांगो की जितने भी इंटेलिजेंस है वो सारी की सारी मैं किन फायू के जरिए अचीव करूं। इतना कहने के बाद हम देखते हैं किन फायू तो वहां से चला जाता है, मगर उसके साथ साथ वो 7 प्रिंसेस सिटी लॉर्ड को थोड़ा अजीब नजरों से देखते हुए वहां से चली जाती है।
और इस तरफ वो आर्मी बहुत ही तेजी से उस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ती जा रही होती है, जबकि मोशन काफी परेशान होता है और वो कहता है कि लगता है कि ये आर्मी सिटी में एंटर होकर ही रहेगी, पर बहुत जल्द अंधेरा भी होने वाला है, शायद इनके आने से पहले ही यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। पता नहीं ये सिचुएशन अब किसकी फेवर में जाने वाली है, क्या हम लोग अब सेफ हैं या नहीं। मगर ग्रैंडपा युआनजी पूरी तरह से तैयार होता है और उसके बुच्चर भी पूरी तरह से रेडी होते हैं और वो कहता है कि अगर डार्कनेस से पहले ही थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो और भी मजा आएगा, मैं यहाँ से किसी को भी क्रॉस करने नहीं दूंगा। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से डार्कनेस कैसे अपीयर हो गई। इस तरफ किन फायो और सिटी लॉर्ड को भी झटका सा लगा था कि अभी तो सूरज डूबा भी नहीं था, ये डार्कनेस कैसे आ गई। और इस तरफ मोशन कहता है कि डार्कनेस अपीयर हो चुकी है मगर हर तरफ अभी भी उजाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज से पहले कभी इस तरह की सिचुएशन देखी ही नहीं। और फिर ग्रैंडपा युआनजी कहता है कि मैंने हजारों सालों से डाशू में इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की है, ये सब पहली बार हो रहा है कि डार्कनेस के टाइम पर भी रोशनी है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक कोई चमकती हुई चीज उन लोगों के सामने आती है जो कि डार्कनेस को बीच में से चीरते हुए उसे हटा देती है। और टियानसी वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही अजीब सी है, लगता है कि किसी ने यहाँ पे कोई एविल मेथड यूज किया है। और इस तरफ वो एल्डर्स खड़े होकर कह रहे होते हैं कि ये किसी किस्म की कोई शिप लग रही है। और वो फार्मिस्ट कहता है कि इसका मतलब है कि वो शिप रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई शिप यहाँ पे मौजूद होगी, मैं हमेशा यही समझता था कि ये बस बातें हैं। उस फार्मिस्ट को वहां पर देखकर मोशन काफी खुश होता है और कहता है कि शुक्र है कि आप वापस आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी बिल्कुल सेफ होंगे, आपने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है ना। और ग्रैंडपा शिया और ग्रैंडमा कहाँ हैं? तो फार्मिस्ट बताता है कि वो ब्लाइंड ग्रैंडपा अभी भी टेंपल के अंदर मौजूद है ताकि अगर ग्रैनी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो वो वहां पर मौजूद रहे। मगर मैंने इस शिप को यहाँ पर देखा है, ये शिप बहुत ही अजीब सी है। ये कहने के बाद मोशन अपनी डिवाइन आइज को ओपन करते हुए उस शिप की तरफ देखता है और कहता है कि ये शिप बहुत ही अजीब सी है, यहाँ तक कि विलेज चीफ को भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये शिप यहाँ पर अपीयर क्यों हुई है। इस तरफ हमें किन फायो को दिखाया जाता है, उसके तो होश उड़े हुए होते हैं और वो कहता है कि क्या ये वाकई में एक शिप है। हम लोग देखते हैं कि वो शिप बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ हो। शुरू में तो मोशन को ये लग रहा था कि शायद ये शिप भी यान कांगुओ आर्मी के साथ है ताकि वो उन्हें डार्कनेस से बचा सके और डाशू पर हमला करे, मगर वो शिप बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे यान कांगुओ की सोच से भी बढ़कर कोई बड़ी चीज है। उसके नीचे हमें बहुत बड़े बड़े पैर दिखाई देते हैं जिनसे साफ मालूम हो रहा था कि वहां पर कोई जायंट मौजूद है। वो लोग अपने पैरों के जरिए यान कांगुओ आर्मी को कुचलते हुए जा रहे होते हैं। वो आर्मी उन लोगों को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, क्योंकि वो लोग एक मुसीबत से निकलते हैं तो कोई दूसरी मुसीबत उनके ऊपर टूट पड़ती है। और उस जायंट शिप के वहां पर आने की वजह से उन छोटे छोटे शिप्स में अचानक से आग लगने लग जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे जो जायंट शिप आई थी उसके ऊपर एक जायंट सन होता है, उसकी हीट बहुत ही तेज होती है जिसकी वजह से आसपास की शिप्स में आग लगने लगी थी। और फिर हम लोग वहां पर एक जायंट मैन को देखते हैं, वो साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसका सिर्फ एक मुंह ही बहुत बड़ी शिप के बराबर होता है। वो जायंट मैन उस जायंट शिप को अपनी पीठ पे उठाए हुए ला रहा था। ये देखकर वहां पे मौजूद सब लोग हैरान से रह गए थे कि आखिर ये क्या चीज है, आखिर इतनी बड़ी शिप इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और ऊपर से इतने बड़े बड़े जायंट्स जो कि इन शिप्स को कैरी कर रहे हैं, ये कहां से अपीयर हुए हैं। उन लोगों ने आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी चीजें देखी ही नहीं थी, ना ही उन लोगों ने कभी इस तरह की शिप के बारे में कभी कुछ सुना था। वहां पे मौजूद एक जूनियर जनरल वो अपनी आर्मी से कहता है कि फौरन से इन जायंट्स के रास्ते से हट जाओ वरना सारे के सारे कुचले जाओगे। ये कहने के बाद वो आर्मी फौरन से अपने सोल्जर्स को रास्ते से हटाना शुरू करती है और अपने अपने कैरेज को भी उन जायंट्स के रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद हम उस शिप को दोबारा से देखते हैं। उस शिप के पीछे एक बहुत ही बड़ा सन होता है जिसे जंजीरों के साथ बांधा गया था, और उसके नीचे बहुत बड़े बड़े जायंट्स होते हैं जो कि उस शिप को अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे थे। और ऊपर से वो चेन्स वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उस गर्म सन को भी आसानी के साथ होल्ड कर लेती है। ये देखकर वो सारे ही एल्डर्स समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे जायंट्स ये यान कांगो आर्मी को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग डाशू को प्रोटेक्ट कर सके। ये शिप इतनी ज्यादा बड़ी है कि यान कांगो की पूरी आर्मी को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो शायद वो लोग इस शिप को हल्का सा हिला तक नहीं पाएंगे। और फिर मोशन कहता है कि ये एक सोलर बोट है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना था, ये जरूर एक सोलर बोट होगी। ये सुनकर उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये एक सोलर बोट है। तो मोशन उन्हें बताता है कि मैंने जेन यांग पैलेस में इस शिप का एक
एक मैप देखा था और फिर विलेज चीफ भी उसे बताता है कि हाँ ऐसा ही है। इस शिप के बारे में कहा जाता है कि इसकी 24 टांगे हैं। आज इस शिप को देखकर पता चल गया कि ये बात वाकई में सच है। इस शिप को 12 जायंट्स ने कैरी किया हुआ है, यानी कि उन 12 लोगों की 24 टांगे हैं। ये जायंट्स इस सन को और इस शिप को हर जगह ले जाते हैं। और फिर मोशन कहता है कि इस जायंट सन के अंदर क्या है, क्या वो कोई ब्लैक बॉल है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका कलर ब्लैक क्यों है। कहीं ये जायंट बॉल बुझने वाली तो नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ आता है और वो ग्रैंडपा वांगशेन को समझाने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज है। उसके इशारों की लैंग्वेज को समझकर ग्रैंडपा वांगशेन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सन कोई रियल सन नहीं है। असल में डार्कनेस के आने से पहले के लोग वो इस डार्कनेस के बारे में जानते थे कि वो यहाँ पर अपीयर होगी, इसीलिए उन लोगों ने डार्कनेस से लड़ने के लिए इस तरह का एक ट्रेजर बनाया था। मगर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये शिप यहाँ पर अपीयर क्यों हुई है। और फिर हम देखते हैं कि उस शिप के नीचे मौजूद जितने भी जायंट्स होते हैं वो अपने पैरों के जरिए उन शिप्स को कुचलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यान कांगो आर्मी बहुत ही तेजी से बर्बादी की तरफ जा रही थी। उन लोगों के हजारों सोल्जर्स पल भर में ही मार दिए गए थे। जिसके बाद वहां पे जनरल उन लोगों को ऑर्डर देता है कि इन जायंट्स के रास्ते से हट जाओ और फौरन से पीछे हटो, इनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। इतने में फिर वो जायंट्स उन लोगों की तरफ बड़े बड़े आग के गोले फेंकना शुरू कर देते हैं। वो आग के गोले इतने पावरफुल होते हैं कि शिप से टकराते ही उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हैं। मगर फिर व्हाइट टाइगर आर्मी का जनरल अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन जायंट्स पर फौरन से हमला करो और इन्हें खत्म करके रख दो। इतना कहने की ही देर थी कि यान कांगो आर्मी अपनी शिप्स के साथ बड़े बड़े अटैक्स करना शुरू कर देती है। मगर वो जायंट्स इतने बड़े होते हैं कि वो बड़े अटैक्स भी उनके आगे बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे। ऊपर से उनकी बॉडीज भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि उन्हें हल्का सा भी डैमेज नहीं होता। मगर जब वो जायंट्स अपने मुंह से बहुत ही तेज आवाज निकालते हैं तो उनके मुंह से बहुत ही पावरफुल साउंड वेव्स रिलीज होती है। और एक जायंट तो अपने मुंह से इतनी गर्म हवा बाहर निकालता है कि उसकी गर्म हवा की वजह से ही वो शिप्स जलना शुरू हो गई थी। ये देखकर जनरल टियानसी फौरन से ऑर्डर देते हुए कहता है कि सब लोग फौरन से पीछे हटो। ये सुनकर वो व्हाइट टाइगर आर्मी वाला जनरल भी बेबस हो जाता है, क्योंकि जनरल टियानसी वो उसका हेड था और उसे जनरल टियानसी का ऑर्डर हर हाल में मानना ही था। वो देखता है कि वहां पर जितने भी जायंट्स हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो अपने पैरों तले ही हर एक चीज को कुचलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर आर्मी तो पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो चुकी है और ऊपर से उन जायंट्स की बॉडीज भी हर अटैक्स को झेल सकती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के साथ लड़ना फजूल है। और इस तरफ जनरल टियानसी अपनी आर्मी को बचाने के लिए फौरन से शुआनवू आर्मी से कहता है कि फौरन से वहां पर वाटर स्पेल को यूज करके शिप्स में आग को बुझाओ। मगर जैसे ही वो लोग वाटर स्पेल यूज करते हैं तो उन जायंट्स की वजह से वो वाटर स्पेल भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस शिप ने पूरे के पूरे एरिया को ही कवर कर लिया होता है। और फिर बहुत सारे सोल्जर्स वो जनरल टियानसी को आकर बताते हैं कि आसपास जितने भी पुल्स थे इन जायंट्स के आने की वजह से वो सारे के सारे सूख गए हैं, इसलिए हम लोग आग को नहीं बुझा सकते। उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसी को ही इस्तेमाल करते हुए वो लोग अपनी शिप से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर ये काफी नहीं होता। और फिर जनरल टियानसी अपनी आर्मी को एक ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरा ऑर्डर सब लोगों को पहुंचा दो और बता दो कि हम लोग पहले इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और अपना नुकसान होने से बचाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और एल्डर ली नुआन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि भले ही यहाँ पर एक बड़ा सा सन अपीयर हो गया है तो फिर क्या हुआ, मेरी यान कांगो आर्मी उसके आगे झुकने वाली नहीं है। मगर यान कांगो कहता है कि डार्कनेस के आने से पहले ये सोलर बोर्ड क्रिएट की गई थी, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अगर वो सन दोबारा से रीइग्नाइट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि बहुत ही कमाल की होगी। मुझे अभी भी कोई गॉड ब्रीथ फील हो रही है, जरूर इस सनशिप के ऊपर कोई ना कोई गॉड मौजूद है। और इस तरफ मोशन भी कहता है कि इस शिप के ऊपर कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जायंट्स यहाँ पर ऐसे अपने आप ही तो नहीं आ सकते। मगर फिर विलेज चीफ उसे बताता है कि मैंने इस शिप के बारे में सुना है, इस शिप में कुछ गॉड्स रहते हैं और ये गॉड्स इस सूरज को हर जगह ले जाते हैं और हर जगह से डार्कनेस को खत्म करते हैं। यहाँ तक कि इस शिप को एक सनसेट शिप कहा जाता है। उन गॉड्स में से एक गॉड ऐसा है जो कि उस सन को कंट्रोल करता है और उसे सन गार्डियन कहा जाता है। मगर मोशन कहता है कि डाशु तो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की जगह है, आखिर गॉड्स यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि डाशु एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स कभी भी आना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ
यान कांगो को पता चल जाता है कि यहाँ पर अब गॉड्स अपीयर हो चुके हैं, तो अब उसके लड़ने का कोई फायदा नहीं। वो अपनी आर्मी से कहता है कि इस दुनिया में अभी भी गॉड्स मौजूद हैं और ये डाशू अभी भी उन लिविंग गॉड्स के कंट्रोल में है, तो इसीलिए फिलहाल हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फौरन से पीछे पलटते हुए एल्डर ली नुआन से कहता है कि आर्मी को ऑर्डर दो और उनसे कहो कि पीछे हटें और हम लोग वापस जा रहे हैं। जब तक 50 साल नहीं गुजर जाते हम लोगों ने डाशू की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। ये बात सुनकर एल्डर ली नुआन परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक से ये फैसला कैसे कर लिया, मगर यान कांगो उनसे कहता है कि ये बस टेम्पररी है। ये सोलर बोट हर एक चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ना ही ये सिचुएशन अब इनके कंट्रोल में रहेगी। लगता है कि अब बहुत जल्द इन गॉड्स को भी मार दिया जाएगा। बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि जब यहाँ पर एक कयामत का मंजर होगा और हर एक लिविंग गॉड को मार दिया जाएगा और 50 साल गुजरने के बाद पूरा का पूरा डाशू हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हम उसे अपने यान कांगो के साथ यूनिफाई कर लेंगे, इसलिए फिलहाल उनके साथ लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहने के बाद फिर वहाँ पर एक सायरन बजाया जाता है और पूरी आर्मी को एक मैसेज दे दिया जाता है कि हम लोग इस जंग में पीछे हट रहे हैं। देखकर किन फायू भी हैरान हो जाता है कि इस सोलर बोट के यहाँ पर आने की वजह से यान कांगो आर्मी यहाँ से पीछे हट रही है। और फिर ग्रैनी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक सन गार्डियन अपीयर हुई है और वो 7th प्रिंसेस भी किन फायू से कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हमारा पूरा प्लान फेल हो गया है। इस तरफ व्हाइट टाइगर आर्मी को भी उनका कमांडर ऑर्डर दे देता है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त है, चलो फौरन से पीछे हट जाओ वरना सारे मारे जाओगे। ये ऑर्डर मिलने के बाद फिर दोनों की दोनों आर्मीज वापस उल्टे कदम वहां से पीछे हटना शुरू हो जाती है। और इस तरह फिर विलेज चीफ ये सिचुएशन देखता है तो वो कहता है कि लगता है कि यान कांगो इस सोलर शिप के आगे डर गया है और वो अब वापस पीछे हट रहा है। जिसके बाद वो उस बुचर ग्रैंडपा से कहता है कि फौरन से अपने स्पेल जो कि ड्रैगन पिलर्स पर लगाए थे वो रिलीज कर दो। ये कहने के बाद वो उन पिलर्स के ऊपर से अपने स्पेल्स हटा देता है और कहता है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से इस जंग की तैयारी कर रहे हैं, मगर ये यान कांगो तो सिर्फ एक जायंट सन को देखकर डर गया है। मैं सच में यहाँ पर दो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के बीच में फाइट को देखना चाहता था। बदकिस्मती से ये फाइट में नहीं देख पाया, मगर क्योंकि यहाँ पर एक गॉड मौजूद है और शिप भी मौजूद है तो क्यों ना हम इन पर ही हमला कर दें। ये सुनते ही ग्रैंडपा ग्वान और दूसरा ब्लैक स्मिथ दोनों ही आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हाफ बॉडी तो चली गई है, क्या तुम अपनी बाकी की हाफ बॉडी को भी गंवाना चाहते हो। और फिर विलेज चीफ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जाकर ग्रैनी सी की मदद करो, उन लोगों को भी फौरन से शानलोंग सिटी से बाहर निकालो। और इस तरफ मोशन अभी भी उस शिप को ही देखकर हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये किस किस्म का एरा था जिसमें उस टाइम के लोगों ने इतनी बड़ी शिप बना डाली थी। इन लोगों ने डार्कनेस से पहले ही एक ऐसी शिप बना दी जिसके साथ इन लोगों ने एक बड़े से सन को लगा दिया। पता नहीं ये शिप लैंड ऑफ डाशू में कब से मौजूद है। इतने में अचानक उसका जेट पेंडेंट वो चमकना शुरू हो जाता है जिस पर उसे भी काफी हैरानी होती है। और दूसरी तरफ हमें उस शिप में मौजूद एक सन गार्डियन को दिखाया जाता है जो कि उस जेट पेंडेंट की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और देखते ही देखते वो शिप भी मूव करने लगती है और उसकी डायरेक्शन अब सीधा मोशन की तरफ हो जाती है और वो जायंट्स फिर आहिस्ता आहिस्ता उस शिप को मोशन की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। ये देखकर सारे के सारे ग्रैंडपा भी हैरान हो गए थे कि अब ये क्या सिचुएशन है। ये शिप उनके सिर पर आकर खड़ी हो गई थी और सूरज की रोशनी की वजह से उन लोगों को वहां पर ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता, जिसकी वजह से वो लोग अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। और फिर हम लोग उस शिप के ऊपर एक डिवाइन गॉडेस को देखते हैं जो कि उस शिप को चला रही होती है और उसके साथ साथ वो मोशन से कहती है कि तुम्हारा ये जेट पेंडेंट ये बहुत ही अजीब सा है क्योंकि मुझे इसके अंदर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीथ फील हो रही है। मगर इस तरफ मोशन वो उस गॉडेस को देखकर ही बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि सच में मैं पहली मर्तबा किसी ऐसी गॉडेस को अपने सामने देख रहा हूँ, ये कमाल की है। क्या इस जायंट सन को इसी ने ही होल्ड किया हुआ है। वो उस लेडी से कहता है कि सीनियर क्या आप इस जेट पेंडेंट को पहचानती हैं? मगर वो सन गार्डियन कहती है कि तुम मुझे सीनियर कह रहे हो, मैं यहाँ पे कोई मास्टर थोड़ा ही हूँ। वो वहां पर किसी शख्स को कहती है कि ग्रैंडफादर क्या हम लोग इस लड़के को अपनी शिप में बुला सकते हैं। और फिर हमें उस लड़की के एक ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, वो भी एक गॉड होता है और फौरन से अपने सोल्जर्स को एक ऑर्डर देते हुए कहता है कि उस लड़के को ऊपर ले आओ। वहां पर और भी बहुत सारी लेडीज मौजूद होती हैं जो कि ये ऑर्डर सुनने के बाद फौरन से उस ऑर्डर को पास करती हैं। तो वो जायंट्स आहिस्ता आहिस्ता फिर मोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक जायंट अपना हाथ मोशन की तरफ आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि वो जायंट इतना बड़ा होता है कि उसका एक हाथ ही उस पूरे के पूरे ड्रैगन स्टेचू के बराबर का होता है। और मोशन जो कि पहले ही उस बोट में जाना चाहता था, अब उसके पास एक अच्छा मौका था, वो फौरन से उस जायंट के हाथ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो जायंट फिर उसे फौरन से ऊपर शिप की तरफ ले जाता
है। अगर यहाँ पर उस जायंट का साइज मोशन की बॉडी के साथ कंपेयर किया जाए तो मोशन वहां पर एक छोटे से कीड़े के बराबर भी नहीं था। यहाँ पर ग्रैंडपा ग्वान कह रहा होता है कि ये लड़का तो बड़ा ही चालाक निकला, मौका देखते ही ये गोड्स की शिप पर चढ़ गया है। और फिर ग्रैंडपा युआनजी गुस्से में आकर कहता है कि आखिर ये कहाँ के गोड्स हैं? हमारे डाशू विलेज का एक छोटा सा लड़का ही इनकी शिप के ऊपर चढ़ गया है। अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों को बगैर किसी इविल इंटेंशन के ही खत्म कर सकता हूँ। मगर विलेज चीफ कहता है कि उसे ऊपर जाने दो, अगर उन लोगों ने मोशन को चोट पहुंचाई तो फिर मैं उन्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि मोशन जैसे उस शिप के ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि सन गार्डियन उसके सामने खड़ी होती है। और मोशन को देखने के बाद अचानक वो पिलर्स को छोड़ती है तो उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, जिस पर मोशन बिल्कुल हैरान सा हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि वो एक ऐसे गार्डियन को देख रहा है कि जो अपना साइज उसके लिए छोटा कर रही है और उसने उन पिलर्स को भी छोड़ दिया है। उसे यकीन आ जाता है कि यही वो लड़की है जो कि उन पिलर्स को होल्ड करके इस शिप को कंट्रोल कर रही है और उसके साथ वो सन बीस के ही कंट्रोल में है। मगर देखते ही देखते वो लड़की अपने रियल फॉर्म में आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। मोशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो सन गार्डियन असल में एक छोटी सी लड़की है। उस लड़की की बॉडी असल में उस शिप के साथ कनेक्टेड होती है, उसके पैर अभी भी उस शिप के अंदर मौजूद थे। मोशन कहता है कि लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा थक चुकी है, शायद इसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली है। मगर जब वो उसकी टांगों को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसकी टांगे तो इस शिप के साथ जुड़ी हुई है। वो लड़की अपनी टांगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है, मगर वो अपना जोर लगाते हुए अपनी टांगों को उस शिप से अलग कर देती है। ये देखकर मोशन कहता है ये शिप बहुत ही अजीब तरह की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस शिप को इस लड़की की बॉडी की एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। मगर फिर वो लड़की मोशन से कहती है कि यंग मैन इधर आ जाओ। ये सुनने के बाद मोशन फिर उसकी तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो शिप इतनी बड़ी होती है कि उसका साइज पूरे एक शहर जितना होता है। और मोशन को दिखाई देता है कि वहां पर वो लड़की अकेली नहीं बल्कि उसके जैसी और भी बहुत बड़ी लड़कियां वहां पे मौजूद हैं, जिस पर मोशन को लग रहा था कि जैसे ये सारे के सारे एंशिएंट ह्यूमंस हैं। वो सारे के सारे मोशन को आगे की तरफ जाने देते हैं और मोशन जब वहां पर एक जगह जाकर देखता है तो वहां पर उसे नजर आता है कि बहुत सारे जायंट्स इतनी बड़ी चेन्स को खींच रहे हैं कि जो उनके साइज से भी ज्यादा बड़ी है। मगर उस चेन के खींचते ही वो शिप वापस से डाशू माउंटेन से अलग होकर पीछे की तरफ हटती है तो उससे मोशन को एक झटका सा लगता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगा था। मगर वो खुद को संभालते हुए जब आगे जाता है तो उसे वहां पर वो सारे के सारे जायंट्स दिखाई देते हैं और उनके साथ उनका एक लीडर भी मौजूद होता है जो कि उस लड़की का ग्रैंडफादर था। और वो लड़की मोशन से कहती है कि मैं यहाँ से बस गुजर ही रही थी कि अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने ग्रैंडपा के शोल्डर पर बैठी हुई होती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।